हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का विषय है वह है अंग्रेजी। अंग्रेजी से संबंधित हम लोग कुछ बातें करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के चलेंगे। आप जैसे तक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में पूछा गया था। 2021 में आया हुआ था। किस तरह के प्रश्न, तो प्रश्न का आप प्रारूप देख लीजिएगा। कुछ इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में यहाँ बताया गया है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का यहाँ क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि ये सब कुछ इडियम्स है, इडियम्स का आपको मीनिंग वहाँ लिखने के लिए बोला गया था और आप लोगों के पास तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन आप लोगों को क्या है, टू द पॉइंट पढ़ाई करने के लिए, मतलब ऐसे प्रश्न का संग्रह आप लोगों को लेना चाहिए जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और जनरली क्या होता है, जो आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उनको लेकर के यदि हम लोग लाइव क्लास में प्रैक्टिस करते हैं तब वह काफी काफी लाभदायक हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आज के इस क्लास का प्रारंभ करते हैं। इसमें हम लोग पहला निर्देश जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। इसमें से 6 का ही जवाब देना है, लेकिन हम लोग चूंकि नॉलेज गेन कर रहे हैं इसलिए सभी का हम लोग एक एक करके मीनिंग जानना शुरू कर देंगे और हो सकता है इसमें से एग्जाम में आ भी जाए। तो पहला हम लोग यहाँ पर इडियम देख रहे हैं, वो क्या है, एन एकिलीज हील। इसके पीछे एक मिथोलॉजी है। मिथोलॉजी को हम लोग हिंदी में कहते हैं पौराणिक कथा। हम लोग इसके बारे में जानते ही है, पौराणिक कथा को मिथोलॉजिकल स्टोरीज कहते हैं। जिस तरह से भारत में पौराणिक कथाएं हैं, उसी तरह से भारत के बाहर भी कुछ कुछ देशों में पौराणिक कथाएं प्रचलित है। हम लोग जानते हैं कि विश्व में कुछ ही ऐसी सभ्यताएं हैं जो जीवित है। यूनान में अभी भी वहां की सभ्यता प्रतिलक्षित होती है। भारत तो यहाँ की सभ्यता प्रिस्टीन है। चीन की भी सभ्यता प्रिस्टीन है। प्रिस्टीन क्या है, PRESTINE, नोट करते चले जाइएगा। जब हम लोग क्लास में बैठते हैं तो बगल में एक नोटबुक भी रखिएगा और जो भी नए शब्द मिलते हैं या नई चीज जिसे आपको जानना है, जो पहले आप नहीं जानते थे, उसको नोट करने की आवश्यकता है। प्रिस्टीन को कहते हैं स्टिल फ्रेश को, स्टिल फ्रेश अर्थात जो अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था। हम लोग एक गाना में सुनते हैं ना कि तुम वैसी ही हो जैसी पहले थी, समथिंग लाइक दैट। मान लिया जाए कि कोई चीज की सुंदरता, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई कोई व्यक्ति हो जो 10 साल पहले जिस तरह से अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, ऑसम दिखती थी या दिखता था, वो 10 साल के बाद भी वैसे ही दिख रहा है या दिख रही है, तो उनकी सुंदरता, उनके हैंडसमनेस, उनके स्मार्टनेस को कहेंगे प्रिस्टीन। हम लोग ताजमहल के बारे में कहेंगे कि ताजमहल हैज प्रिस्टीन ब्यूटी। मतलब ताजमहल जो 400-500 साल पहले सुंदरता थी उसकी, वैसी सुंदरता अभी भी है, तो कहेंगे द ताजमहल हैज प्रिस्टीन ब्यूटी। ठीक है, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम लोग बात कर रहे थे यूनानी सभ्यता में भी पौराणिक कथाएं प्रचलित है। जिस तरह से हम लोग अपनी पौराणिक कथाओं में विष्णु पुराण या और सभी बहुत सारे कहानी हम लोग देखते हैं, तो वहां पर एक कहानी है, वहां पर भी देवी देवता, वहां पर अग्नि देवता है, वहां पर भी वायु देवता है, वहां पर भी समुद्र देवता है। ठीक है, जिस तरह से हमारे देश में है। क्या होता है, इसके पीछे एक कहानी है, याद रखिएगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। एक्किलीज करके एक योद्धा है। क्या होता है कि एक राजा जिनका नाम पिलियस रहता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पिलियस करके ही राजा है, और एक समुद्र की देवी थेटिस, थेटिस करके समुद्र की देवी एक रहती है। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है। इसके बाद बच्चा भी होता है, लेकिन दोनों में मजबूरी थी कि दोनों एक साथ रह नहीं सकते थे। तब थेटिस जो समुद्र की देवी
क्या है कि राजा से मांग करते हैं कि मेरा जो बेटा है, हम दोनों का जो बेटा है, उसे इनविंसिबल बना दो। इनविंसिबल, आप लोग इसका अर्थ जान रहे हैं तब अच्छी बात है। इनविंसिबल इसको कहेंगे, इनवल्नरेबल कहेंगे, इनवल्नरेबल अर्थात अजेय। अजय जिस पर जीत हासिल ही न किया जा सके, दोनों का मतलब ये हो गया। इनपेनिट्रेबल ये भी हो सकता है इसका पर्यायवाची सिनोनिम। तो उन्होंने मांग किया अपने पति से, राजा से, कि मेरे बेटे को ऐसा वरदान दो या ऐसा कुछ करो ताकि मेरा बेटा कभी मरे ही नहीं, है ना, वो इनविंसिबल हो जाए, वो इनवल्नरेबल हो जाए, किसी भी तरह से उसको मारने की कोई कोशिश करे दुश्मन, वो मरे ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या करो, तुम अपने बच्चे को ले जा करके एक स्टेक्स करके, STYX, स्टेक्स करके पौराणिक कथा में, यूनानी पौराणिक कथा में, ग्रीक मिथोलॉजी में स्टेक्स करके एक नदी, उस नदी में तुम उसको पूरी तरह से डुबो दो, फिर निकाल लो, ठीक है, वो इनविंसिबल हो जाएगा, उसको फिर कोई हरा नहीं सकता है, वो अजेय हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो इस धरती पर पैदा लिया है उसे तो एक ना एक दिन मरना ही है। ओके, ठीक उसी तरह से जिस तरह से जो हिरण्यकश्यप के साथ जो घटना हुई, उन्होंने वरदान मांगा तो उसका भी एक ना एक जो है ना कमी छोड़ दिया, जिसके कारण से वो मारा गया। तो उसी तरह से जो बेटा जो उस दोनों से पैदा हुआ उसका नाम एकिलीज रखा गया, है ना। एकिलीज जो था उसकी मम्मी ने क्या किया कि उसके पैर को, उसके तलवे को पकड़ करके वो स्टेक्स नदी में डुबोई, और डुबोने के बाद फिर वो निकाल ली। लेकिन हुआ क्या, उस समय उसका थोड़ा सा मति भ्रमित होता है, उसका तलवा भी तो डुबोना चाहिए था नदी के जल में, लेकिन वो डुबोई नहीं, जिसके कारण से क्या हो गया कि पूरा का पूरा उसका शरीर तो इनवल्नरेबल हो गया, सिवाय तलवा का, सिवाय हील का, है ना, हील्स का, तो कमजोरी तो रह गई। अब क्या होता है कि बड़ा होता है और उसके दुश्मन काफी परेशान हो जाते कि एकिलीज मरता क्यों नहीं है ना, इस वो सभी को मार डालता है, सभी पर वो विजय हासिल कर लेता है, लेकिन इस पर कोई विजय हासिल नहीं कर सकता है। तो ट्रोजन का वार, आप लोग ग्रीक मिथोलॉजी में पढ़े होंगे, ट्रोजन का वार, है ना, ट्रोजन का युद्ध होता है, और उस ट्रोजन हॉर्स करके इसी से निकल करके आया हुआ एक और इडियम, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स किसको कहते हैं, छुपा हुआ, है ना, छुपा हुआ कह सकते हैं हम लोग, दुश्मन, ट्रोजन हॉर्स, उससे बिवेयर रहो, उससे सावधान रहो। ट्रोजन हॉर्स एक वुडन हॉर्स रहता है, ट्रोजन के वॉर में इस हॉर्स का प्रयोग किया जाता है। उसमें से बहुत बड़ा, उस युद्ध में एक बहुत बड़ा घोड़े को बनाया जाता है लकड़ी का, और उसको क्या किया जाता है, दुश्मन के किले में रख दिया जाता है, यह कहकर के कि यह गिफ्ट है, तुम रख लो, हमने हार मान लिया, है ना। दुश्मन सोचा कि अरे ये तो हार मान लिया बहुत इजी तरीके से, है ना। तो उस रात वहां के सैनिक बहुत मस्ती करते हैं, वो एंजॉय करते हैं, और उनको क्या पता था कि जो बहुत बड़ा जो गिफ्ट आया है वही उन लोगों के लिए काल बनेगा। उन लोग नशे में चूर थे, उन लोग खुशियों में पूरी तरह से मशगूल थे, लेकिन जब रात को उन लोग पूरी तरह से थक हार जाते हैं, सो जाते हैं, तब ट्रोजन हॉर्स का, जो वुडन हॉर्स है, उसका दरवाजा खुलता है और उसके अंदर चुनिंदे वॉरियर्स, योद्धा को रखा जाता है, उधर से निकल करके आता है, उसके बाद कत्लेआम शुरू कर देता है, और इस तरह से ट्रोजन हार में उन लोग जीत जाते हैं। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स के बारे में भी आपने समझा। अब एकिलीज हील के बारे में जानिए। तो यहाँ क्या हो गया कि ट्रोजन का युद्ध होता है, और क्या है, अपोलो करके एक देवता है, बड़ा सुंदर, देखिएगा, अपोलो हॉस्पिटल नाम सुने हैं, एटलस साइकिल का नाम सुने हैं, है ना, हरकुलिस साइकिल का नाम सुने हैं। ये हरकुलिस साइकिल अब शायद ये कंपनी बंद हो गया है, लेकिन एटलस तो अभी भी है। अपोलो हॉस्पिटल ये कहाँ से आया हुआ है, ये सब सारे ग्रीक मिथोलॉजी से निकल करके आया, समझिएगा, ये सब सारे
सारे पर आधारित इडियम्स एंड फ्रेजेस आता है। हरकुलियन टास्क जो हम लोग पढ़ते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस में, हरकुलियन टास्क, ये हरकुलिस से निकल करके आया। ये हरकुलिस एक योद्धा थे, एक्लीज के जैसा एक योद्धा है कहेंगे, क्योंकि पौराणिक कथा है ना, मिथ है। तो हरकुलिस एक ऐसा योद्धा था, वो भी इनविंसिबल था। उसके बारे में कहा जाता है कि जिस राज्य में वो पैदा लिया था, उस राज्य के राजा का स्तबल जो था, घोड़े का जो स्तबल था, बहुत बहुत सालों से वो साफ ही नहीं हुआ था। तो हरकुलिस को बुलाया गया कि हमारी जनता तो कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे स्थिति में हरकुलिस को बुलाया जाए। हरकुलिस आया, उसके बाद उसने क्या किया, एक बहुत बड़ी नदी जिसमें पानी का फ्लो बहुत रहता था, उन्होंने क्या किया, अपने मेहनत, अपनी ताकत के बदौलत, बाय द डिंट ऑफ हिज माइट, माइट मतलब ताकत, ताकत के बदौलत उसने उस नदी के धार को ही अस्तबल की तरफ मोड़ दिया। अब क्या हुआ कि इतना ज्यादा नदी में फ्लो था कि वर्षों से जो अस्तबल घोड़ों की लीद से 2-4 फीट 5 फीट जो ऊंचा हो गया था, गंदा हो गया था, बदबू दे रहा था, तो उस नदी की धार के कारण से पूरा स्तबल नीट एंड क्लीन हो जाता है। वहीं से निकल करके आया कि देखो, ये टास्क हरकुलिस के द्वारा ही हो सकता था। उन्होंने हरकुलियन टास्क किया। कोई भी व्यक्ति हरकुलियन मतलब बहुत बड़ा काम कर लेता है, तब वो हरकुलियन टास्क हो जाएगा, हरकुलियन वर्क हो जाएगा वो। जैसे कि 80 आप लोगों का मिला जुला करके दोनों पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, और इसके लिए मान लीजिए एप्लीकेशंस आ जाते हैं 7-8 हजार, तब तो सोचिए एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो गई, है ना। लेकिन आप यदि अंतिम रूप से चयनित होते हैं, इट मीन्स यू हैव डन अ हरकुलियन टास्क। समझ में आया? तो ये भी समझ में आया। देखिएगा, एक ही से कितने सारे इडियम्स निकल करके आ रहे हैं। अपोलो किसको कहते हैं? कोई भी व्यक्ति, पुरुष, स्त्री नहीं, पुरुष जो बहुत सुंदर हो, मतलब अट्रैक्टिव हो। ओके, तो ये भी याद रहेगा आप लोगों को। एंड अपोलो अगर एग्जाम में रहे, तब अ वेरी हैंडसम, वेरी वेरी स्मार्ट पर्सन कहलाएगा। एटलस, ओके, एटलस का आप जब साइकिल के ऊपर उसका आप लोगो देखे होंगे, तो आप देखे होंगे कि एक व्यक्ति है और वो अपने कंधे पर पूरा पृथ्वी रखे हुए है। अब सोचिए कि कितना ताकतवर वह आदमी होगा जो पूरे पृथ्वी को अपने कंधे पर रख सकता है। तो ये भी तो ग्रीक मिथोलॉजी है ना। हम लोग कहते हैं ना कि पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है, हम लोगों के पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारी जो पृथ्वी है वह शेषनाग के फन पर टिका हुआ है, और भूकंप आता है यदि शेषनाग का फन यदि हिलता है ना, तो भूकंप आता है। तो ये पौराणिक कथाएं, इस पर, इसमें विज्ञान का हाथ जनरली नहीं रहता है। ठीक है, तो एटलस में भी वही भाव है। एक बहुत बड़ा योद्धा की यदि भावना रहती है, तो वहां पर कहेंगे ही इज एन एटलस। ठीक है, तो इतने सारी चीजों को आप समझे, और एक्लीज के बारे में भी आप समझे कि एक्लीज कहते किसे हैं। एक्लीज भी एक योद्धा था, लेकिन ट्रोजन के युद्ध में अपोलो इस बात को जानता था, उसकी कमजोरी को जानता था कि इसकी कमजोरी, एक्लीज की कमजोरी क्या है। एक्लीज की कमजोरी उसकी एड़ी है, क्योंकि उसकी मम्मी ने एड़ी को स्टेक्स नदी में डुबाई ही नहीं थी, इस कारण से वो इनवल्नरेबल नहीं हो पाया। तो अपोलो ने इशारा किया कि देखो, एक्लीज को यदि हराना चाहते हो तो उसके एड़ी पर वार करो। तो एड़ी पर वार किया गया, उसमें उसको तीर से चुभोया गया, जहरीले तीर से चुभोया गया, तो एक्लीज की वहां पर मृत्यु हो गया। ठीक है, तो अकेलीज हील, ये हील क्या हुआ उसका? एक कमजोर कड़ी हुआ ना, वीकनेस हुआ, अ वीकनेस, और अ वल्नरेबल पॉइंट। वल्नरेबल पॉइंट जैसे कि ये जो एग्जाम आप लोगों का है, इस एग्जाम में लीगल पैसेजेस, लीगल ट्रांसलेशन, वो बहुत सारे लोगों के लिए एक्लीज हील है। ठीक है, आप लोग
लोगों को मात अन्य विषयों में नहीं दे सकता, लेकिन इसमें दे सकता, बहुत सारे लोगों का मानना है। तो एन अकिलीज हील का अर्थ अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके माध्यम से हम लोगों ने कई अन्य इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी उस पर भी बात किया, आप लोग उसको नोट भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा, यहां पर हम लोग इडियमेटिक एक्सप्रेशन को देखते हैं। ऑटम ईयर्स, ऑटम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पतझड़ कहते हैं, और ईयर्स मतलब साल हो गया, वर्ष हुआ। ऑटम पतझड़ के साल, पतझड़ में क्या होता है? पेड़ अपने सारे पत्तों को शेड करता है, अर्थात गिराता है। उसमें वो ऐसा लगता है कि वो कार्य अब करना बंद हो गया, ठूंठ हो गया है। ठूंठ को हम लोग, ठूंठ पेड़ को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेयर ट्री। नहीं जानते थे तो लिख लीजिए, बेयर ट्री। एकदम पेड़ पूरी तरह से अपने पत्तों को झाड़ करके ठूंठ हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पेड़ में अब जान ही नहीं है, ठूंठ हो गया है, मर गया है ना, कोई काम अब नहीं करेगा वो। लेकिन ध्यान यह देना है कि जब भी इडियम्स और फ्रेजेस में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस शब्द का प्रयोग उसी उदाहरण में नहीं करना है, अर्थात पतझड़ वाले ही केस में नहीं करना, उससे भाव निकालना है। अब किसी व्यक्ति के जीवन का ऑटम ईयर्स चल रहा है, अगर ऐसा हम लोग कहते हैं ऑटम ईयर्स चल रहा है, कहने का क्या मतलब हो गया कि अब उसके जीवन में न उमंग है, न तरंग है, उसकी जिंदगी भी क्या, एक कटी पतंग है। समझ में आया? कटी पतंग कहने का मतलब अब नीरस है, अब उससे काम नहीं हुआ जा सकता, अब वो काम नहीं कर सकता है, अब वह किसी के लिए बोझ की स्थिति में एंटर कर जाता है। जैसे कि लोग रिटायर कर गए, है ना, उसके बाद उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। कल मैं इस ऑफिस में इस पद पर बैठा रहता था, सभी लोग मुझे सलाम ठोकते रहते थे, लेकिन आज मैं उसी ऑफिस में जाता हूँ, लेकिन कोई मुझे सलाम नहीं ठोकता है। और इस तरह से उनके जीवन में मान लिया जाए ढलाव वाली जो स्थिति आ जाती है, तो उस ढलाव वाली स्थिति, ढलाव वाले पीरियड जीवन का ऑटम ईयर्स कहलाता है। हम लोग ऑटम ईयर्स के लिए ही नौकरी की चाह रख रहे हैं, या जो भी हम लोग करेंगे, बिजनेस कोई करेंगे, कोई नौकरी करेंगे, कोई कुछ करेंगे, ऑटम ईयर्स जिंदगी में आवे, उसमें हम लोग सिक्योर फील करें, इसके लिए हम लोग कमाने का, सेव करने का काम करते हैं। तो ऑटम ईयर्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? ये जीवन के उत्तरोत्तर काल, ऐसा कह सकते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अ पीरियड ऑफ लाइफ, है ना, ईयर्स अ पीरियड ऑफ लाइफ। ये पीरियड ऑफ लाइफ है इन विच नो वर्क इज डन, इन विच नो वर्क इज डन, जिसमें कोई कार्य नहीं होता है। क्लियर हुआ? अब थर्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं, ब्लू आइड बॉय। देखिएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस में रंगों का काफी महत्व है। नीला हो गया, पीला हो गया आपका, फिर रेड हो गया। रेड, लाल रंग क्या चीज का प्रतीक है? खतरे का प्रतीक है। लाल रंग क्या चीज का प्रतीक है? वह विलासिता, पूर्ण जीवन का वह संकेत करता है। इसलिए कहते हैं कि वह नेता आया भारत में तो रेड कारपेट बिछा दिया गया, है ना, मतलब उसको उसको क्या है कि विलासिता वाला स्वागत किया गया, है ना, ग्रैंड वेलकम किया गया। यहां पर ब्लू है, ग्रीन भी होता है, ग्रीन आइड भी होता है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, इसको भी आप मेंशन कर लेंगे, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, MONSTER, ठीक है, अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर। यहाँ पर ब्लू आइड बॉय है, या पर्सन, या कुछ भी बॉय के जगह पर लगा सकते हैं, गर्ल लगाइए, मैन लगाइए, वुमेन लगाइए, बॉय लगाइए, ठीक है। लेकिन इसका जो टोन है ना, वह पॉजिटिव टोन है। लेकिन यहाँ ग्रीन आइड मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मतलब ही शैतान होता है, ये तो नेगेटिव टोन वाला है।
है ना। ऐसे शब्द होते हैं, देखिएगा कोई भी शब्द, इडियम्स एंड फ्रेजेस 3 तरह के टोन लिए हुए रहते हैं। कुछ शब्द पॉजिटिव टोन लिए रहते हैं, मतलब पॉजिटिव सेंस उससे निकलता है। कुछ शब्द नेगेटिव टोन लिए हुए रहते हैं। कुछ शब्द आपका न्यूट्रल रहता है, अर्थात उदासीन रहता है। यहाँ पर ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड जो है पॉजिटिव यहाँ पर सेंस लेकर के यह है, यह नाउन फ्रेज है। और इसका अर्थ हो गया कि जो भी मतलब चहिता, चहिता लड़का, ब्लू आइड मतलब ही होता है चहिता। आप लोगों को, आप हम लोग सभी चाहते हैं, जिससे जिससे हम लोगों का लगाव है ना, तो हम लोग चाहते हैं कि मैं उनका फेवरेट बन करके रहूं। ठीक है, वी वॉन्ट टू बी ब्लू आइड स्टूडेंट्स और वॉट एवर। तो ब्लू आइड मतलब चहीता, हिंदी में कहेंगे चहीता लड़का, और अंग्रेजी में क्या कहेंगे, अ पर्सन, अ फेवरेट पर्सन, सीधा सीधे अ फेवरेट पर्सन, आप लिख समझ जाइएगा, फेवरेट पर्सन, तो याद रहेगा। और ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब क्या हो गया, अ वेरी जेलस पर्सन, जेलस पर्सन, अर्थात कि ऐसा व्यक्ति जो डाही है, जो ईर्ष्यालु है ना। मेरे बगल में एक आंटी रहती है, वो ग्रीन आइड मॉन्स्टर है, शी इज अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर। मेरे घर में कुछ भी चीज आता है तब वो आंख लगाने का कार्य करती है। ओके, तो ये जस्ट एक सेंटेंस हुआ, आप इसको याद रख सकते हैं वाक्य बना करके या किसी से उसको जोड़ करके, आप याद जरूर रखिएगा। इसके बाद देखिएगा फोर्थ को, देखिए बी पेनीवाइज एंड पाउंड फुलिश, ये सब सारा लिखते भी चले जाइए। ओके, हालांकि मैं इसको डाल भी दूंगा आप लोगों के स्टडी नोट्स में, उत्तर के साथ में डाल दूंगा, बशर्ते कि मैं भुला न जाऊं। अगर भुला जाऊं तो प्लीज रिमाइंडर जरूर डाल दीजिएगा। बी पेनीवाइज एंड पाउंड फुलिश। पेनी, पेनी कैसे कहते हैं इसको, कहते हैं कनवा, है ना, या पैसे का जो वैल्यू कम होता है, कम वैल्यू वाला पैसा को हम लोग पेनी कहते हैं। कहते हैं हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। लेकिन अंग्रेज लोग कहते हैं आई डोंट हैव एनी पेनी। ठीक है, तो हिंदी जो अनुवाद हम लोगों का, हिंदी जो वाक्य है हम लोगों का, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसका जो हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे उसका करेंगे पेनी लगा करके, आई डोंट हैव इवन अ पेनी। वहां पर फूटी कौड़ी के लिए फूटी कौड़ी मत लगा दीजिए, वहां पर पेनी हो जाएगा। बी पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। देखिए पाउंड पेनी से तो बड़ा होता है, वैल्यू वाला, ज्यादा वर्थ होता है पाउंड का, क्योंकि अंग्रेज इंग्लैंड से निकल करके आए और इंग्लैंड में क्या चलता है, करेंसी पाउंड चलता है। पाउंड के नीचे वाला पेनी, पेनी सबसे कम वैल्यू वाला पेनी कहलाता है। और पेनी की जहां तक बात है उसमें वाइज है, और जहां पाउंड की बात होती है वहां पर फुलिश है। जस्ट आप समझने का प्रयास करिए कि कह क्या रहा है, क्योंकि शाब्दिक अर्थ से ही हम लोग भाव निकाल सकते हैं। बी मतलब होना, यह एक वर्बल फ्रेज है। अर्थ क्या हो गया कि फूटी कौड़ी के प्रति वो बहुत सचेत रहता है। 2 रुपया 4 रुपया के लिए वह सब्जी वाले से लड़ जाता है, आइसक्रीम वाले से लड़ जाता है। लेकिन लेकिन जहां बहुत पैसा लग रहा है, वो मॉल जा रहा है, तो मॉल में तो वो तो पूरा पैसा दे करके आ रहा है, वहां पर तो अगले से ठगी भी हो रही है, लेकिन वहां पर वो नहीं बार्गेनिंग करता है, पूरा पैसा दे करके आता है, पूरा ठगा करके आता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो छोटे छोटे चीजों में बहुत बार्गेनिंग करता है और जहां बड़ा खर्चा हो रहा है वहां पर वह ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं जुटाता है, तब ऐसी स्थिति में इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसमें, अगर इसका मीनिंग देना है तो ऐसे दे सकते हैं, एक्सट्रीमली केयरफुल, केयरफुल के साथ प्रीपोजिशन हम लोग अबाउट लगाते हैं, एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट अबाउट पेटी अमाउंट ऑफ मनी। पेटी मतलब
थोड़ा, petty amount of money, but excuse me, money, but uh, not careful, about large amount of money, ठीक है, ये आप झट से लिख लेंगे। इतना हो गया, चौथा तक हम लोगों ने मीनिंग को निकाल लिया। अब पांचवा देखिए, इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। देखिए इसके दो अर्थ निकलते हैं। हम लोग पॉजिटिव सेंस में भी इसका प्रयोग करते हैं, नेगेटिव सेंस में भी प्रयोग करते हैं। हम लोग कहते हैं भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। इट नेवर रेन्स बट पोर्स, इट लगा दिया गया यहाँ पर, मैं तो इसको मानूंगा सुपरफ्लुअस है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न पत्र में ऐसा ही था। लेकिन इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, जनरली आप देखिएगा इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का नेगेटिव एस्पेक्ट ही लिया जाता है। इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स, इसका अर्थ यह हो गया कंगाली में आटा गीला। हम लोग हिंदी में इसका इस मुहावरे का मीनिंग दे सकते हैं, कंगाली में आटा गीला, आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। इट नेवर रेन्स से पूरा का पूरा सेंटेंस ही मैक्सिम है। मैं इसको मिटाता हूँ, कंगाली में आटा गीला आप लिख लीजिए। और यदि अंग्रेजी में आप देना चाहते हैं तब ऐसा लिख सकते हैं कि देखिए कोई भी अगर खराब चीज होता है तो उसी क्षण कोई दूसरा खराब हो जाता है, और इस तरह से जो सिचुएशन बनता है ना, जो परिस्थितियां बनती है वो बदतर हो जाता है, और वह स्थिति जो है ना व्यक्ति को तोड़ देता है ना। कहते हैं ना मुसीबतें आती है तो छप्पर फाड़ करके आती है, मतलब चारों तरफ से आना शुरू हो जाता है अचानक। और खुशी के साथ भी वही चीज होती है, लेकिन दुख आता है तब फिर आदमी टूट सा जाता है। सुख को भी बहुत सारे लोग संभाल नहीं सकते हैं। बाय द वे इसका हम लोग मीनिंग निकालेंगे, इट नेवर रेन्स बट पोर्स के लिए इफ समथिंग बैड हैपेंस, पूरा सेंटेंस है, इस कारण से हम लोग पूरा सेंटेंस ही लिखेंगे इसके लिए। इफ समथिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समथिंग के लिए हम लोग STH का प्रयोग कर रहे हैं। इफ समथिंग बैड हैपेंस, कोई खराब चीज होता है, सम अदर बैड थिंग्स happen at the same time, मेरे साथ साथ लिखते चली जाइए, happen at the same time and thus making the situation worse, worse, बदतर बना दे, WORSE। हालांकि आप लोगों को तो लिखने के लिए तो आएगा नहीं, आप लोगों को बस ये याद रखना है कि इस इडियम का अर्थ क्या दे रहा है। आप सेंटेंसेस के साथ आप रख लीजिएगा नोट बना करके, ओके। अब देखिए सिक्स्थ को, बी इन अ सैडल, हम लोगों को जानना है कि इसमें सैडल का क्या अर्थ है। सैडल कहते किसे? सैडल कहते हैं आसनी को। एक घोड़ा है ना, घोड़ा है, और वो जो घोड़ा है उस घोड़े पर जो कोई घुड़सवार है तो उस घोड़े के पीठ पर जो आसनी जो लगी हुई रहती है ना, तो आसनी जो लगी हुई रहती, इसी को हम लोग कहते हैं सैडल, ठीक है। और जो सैडल पर रहता है बैठा हुआ, उसी से तो घोड़ा कंट्रोल होगा ना, है कि नहीं। वो घोड़ा को कंट्रोल करेगा, वो लगाम उसके हाथ में, घोड़ा को किधर ले जाएगा वो जानता है, घोड़ा कंट्रोल रहेगा। यदि हम लोग कहते हैं कि माय फादर इज इन अ सैडल इन माय फैमिली, इसका अर्थ यह हो गया कि मेरे पिताजी घर में मुखिया है, वही कंट्रोल करते हैं, वही ऑथोरिटी में है, वो जो कहेंगे वो होगा। समझ में आया? तो इस घोड़ा को इसके साथ, इस इडियम के साथ जोड़ दीजिएगा, आप हमेशा याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं कभी। तो चलते हैं, बी इन अ सैडल, यह एक वर्बल फ्रेज हुआ और इसका मतलब हो गया बी इन अ कंट्रोलिंग पोजीशन,
कंट्रोलिंग पोजीशन, कंट्रोल करने वाली स्थिति में होना। इसके बाद आप देखिए 7th को, बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब सोचिए कि हम लोग कहते हैं ना कि आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, आज मैं सातवें आसमान पर, आज मुझे लग रहा है ना सातवें आसमान से भी ऊपर मैं उड़ रहा हूं। ओके, और बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार से भी ऊपर हूं मैं अभी। अर्थात इसका मतलब तो यही हुआ कि आप बहुत एक्साइटेड हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तब यू विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, है कि नहीं? इसका मतलब हो गया बी एलेटेड, बी एक्साइटेड, बी एक्सुबरेंट, बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश। तो इस तरह से हम लोगों ने इन 7 इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर के, मुझे लगता है ना कि कम से कम 12 से 15 आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को कर लिए होंगे, और इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इन सारे, देखिए इस तरह के भी वर्ड्स आए हुए थे, सिनोनिम्स आपको फाइंड आउट करना है। और जनरली आपके एग्जाम में मेन जो रहेगा वर्ड्स पर बहुत फोकस रहेगा, इसलिए वर्ड्स पर पूरा फोकस करना है। इस पर काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं, वीडियो लेक्चर्स सुनिए अपने स्टडी नोट्स में, और आप लर्न करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप डे टू डे लाइफ में उसका प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं जो शब्द है हम लोगों का, सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। चूज द करेक्ट नियर सिनोनिम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। स्टेबल, स्टेबल के लिए कौन सा शब्द आपको लग रहा है? आप लोग अपना उंगली भी जरूर उसका प्रयोग जरूर करिएगा। स्टेबल के लिए कौन सा शब्द आप लगाएंगे ये बताएं, आप देख ले। स्टेबल के लिए पहला जो शब्द यहां नजर आ रहा है टॉटरी, ठीक है। दूसरा वर्ड है इनफर्म, तीसरा वर्ड है शेकी, और चौथा है साउंड। झट से बताइए, यह एक प्रैक्टिस बेस्ड क्लास है। बी कह रहे हैं। अच्छा, इनफर्म, सिनोनिम खोजना है, ध्यान दे, पर्यायवाची शब्द खोजना है, ध्यान दे। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं, बहुत सारे शब्द करने हैं हम लोगों को। देखिएगा, एग्जाम में शब्दों को लर्न करते हैं, एग्जाम के लिए शब्दों को लर्न करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जैसा कुछ देर पहले मैंने बताया था कि हर एक शब्द की अपनी पर्सनैलिटी होती है, उसका अपना व्यक्तित्व होता है, दैट सेज समथिंग, दैट एक्सप्रेसेस समथिंग, और वो चीज डिपेंड करता है उसके टोन पर। जितने भी शब्द हैं उनके या तो पॉजिटिव भाव देने वाले अर्थ निकलते हैं, या उनसे नेगेटिव भाव वाले अर्थ निकलते हैं, या न्यूट्रल भाव वाले अर्थ निकलते हैं। स्टेबल पर ये जो मास्टर्स वर्ड आप देख रहे हैं, इसको पेरेंट वर्ड भी कहते हैं, मदर वर्ड भी कहते हैं, और ये सब सारे आपके डॉटर वर्ड से हैं। मदर वर्ड का आपको टोन पकड़ना है, मैं आपको ट्रिक बतला रहा हूं। मदर वर्ड स्टेबल साधारण सा शब्द है ना। हर कोई अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहता है, एवरीबॉडी वांट्स स्टेबिलिटी इन लाइफ, है ना, अर्थात ठहराव, सिक्योरिटी, ऐसी जिंदगी जिसमें कि अब ज्यादा भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं। अभी भी आप लोग बहुत भागदौड़ कर रहे हैं कि एक नौकरी मिल जाए, किसी तरह से जीवन सेटल्ड हो जाए। स्टेबल एक पॉजिटिव टोन देने वाला टर्म है, स्टेबल। इसी से निकल करके आया है स्टेबिलिटी, इसी से निकल करके आया स्टेबिलाइजर, इसी से निकल करके आया है आपका
इस और क्या निकल करके आएगा, स्टेबिलिटी, स्टेबिलाईजर, स्टेबल, है ना। स्टेबल मतलब स्थिर, पॉजिटिव टोन देता है। टॉटरी की यदि हम लोग बात करते हैं तब इसका अर्थ होता है, सारे का आप मीनिंग भी लिखते चले जाएंगे, ठीक है। टॉटरी का मतलब होता है जब बच्चे टॉटरी करते हैं, उन लोगों का कदम जो होता है, स्टेप्स जो होता है, वो टॉटरी होता है। और हम लोगों को अच्छा भी लगता है, बच्चे जब चलना शुरू करते हैं तो उठते हैं, उसके बाद फिर गिरते भी है, उठते हैं गिरते हैं, है ना। तो देयर स्टेप्स आर टॉटरी, अर्थात अर्थात टॉटरी एक एडजेक्टिव फॉर्म है, विशेषण है, और ये जो मदर वर्ड है यह भी विशेषण है। इसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। पद परिचय पर ध्यान जरूर दीजिएगा, चाहे अंग्रेजी का हो चाहे हिंदी का हो। भावी अनुवादकों के लिए यह अति आवश्यक है, नहीं तो भूल जाइए कि नौकरी होने वाली है। टॉटरी, वॉक विथ डिफिकल्टी, देखिए कितना मुश्किल से वो चलता है, गिरता है, चल उठता है, चलता है। वॉक विथ डिफिकल्टी, मुश्किल से जो चले उसके लिए हम लोग कहेंगे टॉटरी, है ना। विथ यहां पर वॉकिंग कर दीजिएगा, एडजेक्टिव के जैसा हम लोग डेफिनेशन देंगे तो वॉकिंग विथ डिफिकल्टी, ओके। और बच्चे के सेंस में आप लगा दीजिए, द चाइल्ड्स स्टेप्स आर टॉटरी और द चाइल्ड इज टॉटरी, बस इतना कह दीजिए। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव दे रहा है। डिफिकल्टी का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है तो नेगेटिव है ना, इसलिए इसको हम लोग साइड लाइन करेंगे। इनफर्म, फर्म क्या किसको कहते हैं, फर्म, ये भी हमारा एडजेक्टिव फॉर्म में, सारे एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पर। फर्म मतलब हर एक व्यक्ति के पास फर्म रिजोल्यूशन होना चाहिए, दृढ़ संकल्प शक्ति होना चाहिए, कोई उसको डिगा नहीं सके, हिला नहीं सके। फर्म एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं एग्जाम निकालूंगा या निकालूंगी तो निकालूंगी, तो फर्म एटीट्यूड है ना। फर्म रेजोल्यूशन है, तो फर्म हमारा पॉजिटिव, और इनफर्म मतलब शेकी, वीक, वीक, है ना। इनफर्म स्टेप्स कहने का मतलब हो गया वीक, वीक कदम, कमजोर कदम, जो टिक नहीं सकता है, फिर से धड़ाम से जमीन पर गिरेगा ही गिरेगा। ये भी तो नेगेटिव भाव दे रहा है, इसलिए इसको भी हम लोग साइड करेंगे। शेकी, हिलता हुआ, शेक मतलब हिलाना होता है ना, मिल्क शेक प्रयोग करते हैं। जो भी हम लोग डे टू डे लाइफ में प्रयोग करते हैं अंग्रेजी के शब्द, तो कोशिश करिए कि इसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है, तब याद रहेगा। शेकी मतलब हिलता हुआ, है ना। शेकी स्टेप्स, इनफर्म स्टेप्स, तो ये भी नेगेटिव अर्थ दे रहा है, इसलिए इसको भी हटाइए। साउंड, ही हैज साउंड नॉलेज, ही हैज साउंड हेल्थ, साउंड हेल्थ मतलब अच्छा, स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, पॉजिटिव टोन देने वाला एक ही शब्द हम लोग विकल्प यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसलिए साउंड ही हम लोगों का यहाँ पर सही विकल्प होगा। होप यू हैव ऑलरेडी गॉट इट। ठीक है, कैसे करके मैंने सही ऑप्शन पर पहुंचा आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट अस स्विच आवरसेल्व्स ओवर टू द नेक्स्ट वन, मैनाकल। मैनाकल, एक्सक्यूज मी, मैनाकल। मैनाकल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आपको नहीं मालूम है कि मैनाकल पता नहीं क्या है, ओके। तो क्या करते हैं कि हम लोग डॉटर वर्ड्स पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। हैंडकफ मतलब क्या होता है, एक कुछ इस तरह से होता है, और ये हाथ है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये हाथ में जो पहना हुआ है हथकड़ी, इसी को हम लोग कहते हैं हैंडकफ। हथकड़ी को हैंडकफ कहते हैं, ओके। हैंडकफ हो गया। और डिटैच मतलब, डिटैच सभी वर्ब फॉर्म है, यहाँ पर वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, डिटैच मतलब होता है जुदा कर देना, अलग कर देना। हैंडकफ मतलब होता है कि गिरफ्तार कर लेना, है ना, या इसको हथकड़ी पहनाना। लिबरेट मतलब स्वतंत्र छोड़ देना।
अब यहां से तो हम लोगों को पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर आपको जानकारी रखने की जरूरत है। देखिएगा, लिबरेट मतलब छोड़ देना, है ना, छोड़ देना, रिलीज कर देना, और हैंडकप मतलब पकड़ लेना। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है। डिटैच मतलब छोड़ देना, रेस्क्यू मतलब भी छोड़ देना। अलगाव का अर्थ भाव दे रहा है यहाँ पर। और हैंडकप में क्या है कि इसमें क्या है कि पकड़ने का भाव है। और मैनकल और हैंडकफ, ये जो दो वर्ड है एक दूसरे के सिनोनिम है। इसका मतलब होता है सिक्कर पहना देना, हथकड़ी लगा देना। हैंडकफ का भी मतलब होता है हथकड़ी लगा देना। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं टेस्ट। टेस्ट एज अ वर्ब फॉर्म यहां पर कह रहा है। देखिएगा, दो और कौन कौन है, नो है और अपैथी है। लिख लेते हैं, नो और चौथा वर्ड है अपैथी। टेस्ट, टेस्ट जो है का मतलब क्या होता है, एज अ वर्ब फॉर्म स्वाद लेना। टेस्ट एक सेंस ऑफ परसेप्शन के माध्यम से कार्य किया जाता है। जीभ से, जीवा से हम लोग टेस्ट का काम करते हैं, परसीव करने का काम करते हैं। हम लोग ज्ञानेंद्रिय से फील करने का कार्य करते हैं, परसीव करने का कार्य करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज को हम लोग समझते हैं कि हम लोगों की जीभ पर कोई टेस्टी चीज आया, कोई बिटर चीज आया, कोई पंजेंट चीज आया, कोई सावर आया, हम लोग उसको समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारी जिह्वा पर क्या चीज है, परसीव करते हैं, फील करते हैं। तो उस सेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग किसको लगाएंगे, डिवोशन। तो ये तो हो गया, ये तो हम लोग यहाँ देखते हैं ये वर्ब कह रहा है, और शन जो लगा हुआ है ये तो नाउन है ना, और इसका मतलब होता है समर्पण, भक्ति। इसको तो आपको हटा देना है। डिसगस्ट आपका नाउन भी है और वर्ब भी है। डिसगस्ट का मतलब होता है घृणा करना, हेट, डिसलाइक, कंटेम्प्ट। तो ये तो इसका उलट है, ये तो पॉजिटिव है ना, टेस्ट। अब पॉजिटिव नहीं कहेंगे हम लोग, इसको न्यूट्रल ही कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे, क्योंकि टेस्ट के बारे में यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है कि वो प्लेजेंट है या या क्या वो सावर है, अनप्लेजेंट है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। टेस्ट एक न्यूट्रल वर्ड है, उदासीन शब्द है। डिसगस्ट 100% यह नेगेटिव है। अब पैथी को यदि हम लोग देखते हैं, पैथी का मतलब होता है फीलिंग, भाव, और आ लगा हुआ है तो ये पूरे शब्द को नेगेटिव बना रहा है। अपैथी का अर्थ इस तरह से हो गया जिसके पास कोई फीलिंग ही नहीं है ना। उदासीनता को हम लोग अपैथी कहते हैं। आप लोग जैसे पढ़ाई करने के लिए अभी प्लेटफॉर्म पर है, आप लोग सुन रहे हैं क्लास में एक एक चीज को अच्छी तरह से, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो न तो नोट कर रहे हैं, बस सुनने के लिए जैसे तैसी अवस्था में बैठे हुए हैं। वो अपैथेटिक रूप से सुन रहे हैं, अपैथेटिक है क्लास के प्रति, अर्थात उदासीन है, न उमंग है न तरंग है। ये जिंदगी भी एक कटी पतंग वाली स्थिति में जो रहते हैं, जो किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, एक्साइटमेंट नहीं दिखाते, तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोग कहेंगे अपैथेटिक। तो ऐसे स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए पढ़ाई गंभीर चीज से इसका रिलेशन है। गंभीरता नहीं दिखाएंगे, रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट नहीं होगा तो आप असंतुष्ट होंगे, और आप संतुष्ट, आप खुद से कम होइएगा, पूरी दुनिया को गाली देते चलिएगा, है कि नहीं। तो ये बेवकूफ लोगों की निशानी होती है, बेवकूफ उम्मीदवार होते हैं ऐसे। अपैथी भी तो इससे उसका कोई नाता नहीं है, तो उदासीनता हो गया, है ना। तो इसको हटाइए। और नो और परसीव, ये दोनों के साथ इसका संबंध है, एक दूसरे के साथ। समझना, परसीव करना मतलब नो, जानना। तो टेस्ट के साथ हम लोग इसका संबंध जोड़ेंगे, नो। ओके, मैं आपको बस तरीका बतला रहा हूं कि कम समय में आप लोग कैसे कोई भी चीज को पकड़िएगा। देखिएगा,
शब्दों का जो दुनिया है, संसार है, बहुत बड़ा है। कितना भी मैं करा दूं 2 महीने में, 2.5 महीने में कितना करवा सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 800, है ना, 600 700 शब्द, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता मिला जुला करके, है ना, 1 घंटे की क्लास में, वो भी जिस कम क्लासेस जिसके प्रति मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप जो एक्स्ट्रा करेंगे, घर में करेंगे, जो भी मटेरियल्स दिया गया, वीडियो लेक्चर्स दिया गया, उसको सुनिए, समझिए, सेंटेंसेस बनाइए और इस तरीके का फॉलो करिए। इस तरीके को फॉलो करिएगा, आपको याद रहेगा और एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। ऑसम। ऑसम क्या हो जाएगा, झट से बताइए। चौथा का और पांचवा का भी आप बताने का प्रयास करिए। ऑसम और गुड का बताइए। चौथा का क्या हो जाएगा? अच्छा, सनौर का आ रहा है स्टुपेंडस। चौथा पांचवा दोनों का भी बता दीजिए झट से। ए कह रहे हैं यूजुअल, संत कुमार जी बोल रहे हैं यूजुअल। शुभम जी ए कह रहे हैं, किसका? क्वेश्चन नंबर चौथा का। ठीक है, चलते हैं, हम लोग समझते हैं चौथा का। आप लोग पांचवा भी आप लोग देख ही लिए होंगे, एक एक करके हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए चौथा ऑसम। ऑसम मतलब सुंदर, अट्रैक्टिव, प्लेजेंट, पॉजिटिव टोन देने वाला यह शब्द है। तो टोन के हिसाब से हम लोग तो काफी बार सुनते हैं, तो टोन के हिसाब से हम लोग का शब्दों को पहले छाटेंगे। एट्रोसस। एट्रोसस मतलब होता है जो बहुत आतताई है ना, या जो बहुत गुंडा है, बदमाश है, उसको हम लोग एट्रोसस कहेंगे। हॉरिफाइंगली विकेट को हम लोग एट्रोसस कहेंगे अंग्रेजी में। तो ये नेगेटिव सेंस ये दे रहा है, इसलिए ये तो नहीं होगा। ऑसम हमारा पॉजिटिव टोन देने वाला शब्द है, तो पहला तो हट गया। यूजुअल मतलब हो गया प्रायः होने वाला, ठीक है, और यहां तो सुंदर के सेंस में इस्तेमाल करना। और जेडिंग का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कमजोर कर देने वाला। ये दरअसल जेड से यह निकल करके आया है। जेड का मतलब होता है एक जेम है, हरा कलर का एक स्टोन है, उसको हम लोग जेड कहते हैं। लेकिन जेड एज अ वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है थोड़ा थकने वाले सेंस में। आई वॉज फीलिंग जेडेड, वीक, कमजोर थोड़ा सा मुझे लग रहा है। इनरवेटेड थोड़ा फील कर रहे हैं। इनरवेटेड मतलब अब बहुत दिन भर काम किए हैं, ऑफिस से आए हैं, नाउ आई एम फीलिंग जेडेड, आई कांट डू एनी वर्क एनी फर्दर, तो वहां पर जेड शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये तो नेगेटिव सेंस देती है, तो ये तो दो तो हम लोगों का यहीं पर छट गया। स्टूपेंडस। स्टूपेंडस मतलब बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, भव्य, शानदार के सेंस में हम लोग स्टूपेंडस का प्रयोग करते हैं। यूजुअल का इसके साथ, सुंदरता के साथ इसका कोई कनेक्शन है नहीं, हम लोग एक को ही लगाएंगे, स्टूपेंडस, लुकिंग स्टूपेंडस। स्टूपेंडस हम लोग अमाउंट के भी सेंस में प्रयोग करते हैं, जैसे ही हैज स्टूपेंडस अमाउंट ऑफ मनी, उसके पास बहुत पैसा है और वह शानदार जिंदगी इसी के आधार पर जी रहा है। शानदार मतलब ऑसम लाइफ जी रहा है। तो ऑसम के लिए हम लोग यहाँ पर स्टुपेंडस का शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्विच ourselves over to the next one. It is good and you need to do this word as a noun as indicated here. ओके, नाउन के रूप में आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द आपके लिए उपयुक्त नजर आ रहा है। गुड के लिए हेक्स होगा, बुन होगा, स्कॉर्ज होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। फिफ्थ वाले में भी तो आप लोग तो बोल ही दिए हुए थे। चलते हैं बिना देर किए हुए उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर ही लेते हैं। गुड नाउन के रूप में, फॉर द गुड, देखिएगा एक होता है फॉर गुड, यह एक फ्रेज है। फॉर गुड का मतलब क्या होता है, अगर नहीं जानते हैं थे
तो लिख लीजिए, इसका मतलब होता है फॉरएवर, हमेशा के लिए। ठीक है, मैं तेरे गलियों में न रखूंगा कदम आज के बाद, क्योंकि तेरे गली को मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया। आई हैव अबैंडन्ड योर एरिया फॉर गुड। आई हैव अबैंडन्ड दिस लोकेलिटी फॉर गुड, हमेशा हमेशा के लिए। ओके, तो आप इसका प्रयोग करिए, नहीं तो इसका प्रयोग करिए। अब लेकिन यहाँ जो नाउन का गुड एज अ नाउन का प्रयोग किया गया है, तो गुड का मतलब हम लोग बून के सेंस में प्रयोग करते हैं। बून कहने का मतलब अच्छा है। व्हाट इज द गुड इन इट? ओके, और यदि हम लोग हेक्स के बारे में बात करते हैं, तो हेक्स का मतलब होता है जादू टोना करना, कास्ट अ स्पेल, जादू टोना करना एज अ वर्ब फॉर्म। तो गुड का इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। बून का मतलब आशीर्वाद होता है, बून का मतलब अच्छा चीज होता है। साइंस बून और बेन, अभिशाप या वरदान। बून मतलब गुड होता है। ओके, तो यही यहाँ पर हम लोगों का सही उत्तर होगा। नाउ लेट अस कम टू नो ऑफ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एज वेल। स्कॉर्स का भी मतलब हम लोग चलते हैं, समझ लेते हैं। और इसका जो अर्थ जो होगा स्कॉर्स का, यह एज अ नाउन फॉर्म यदि हम लोग यूज करते हैं, तब इसका मतलब होता है परेशान कर देने वाला व्यक्ति। स्काउट्स, बीवेयर ऑफ दैट पर्सन, ही इज अ फर्स्ट क्लास स्काउट। ओके, एक ट्रबल मॉन्गर है वो। जहां जहां बच्चे के बारे में भी हम लोग कहते हैं ही इज अ ट्रबल मॉन्गर, इसलिए इस बच्चे को संभाल करके रखो, जहां जाता है परेशान ही करता है, ट्रबल मॉन्गर है। और स्कॉर्स तो एज अ नाउन फॉर्म ये हो गया। अगर इसे हम लोग वर्ब के रूप में यूज करना चाहते हैं, तब इसका मतलब होता है बहुत ही बुरी तरह से क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, निंदा करना, चाबुक मारना। निंदा करना, कंडेम, क्रिटिसाइज का प्रयोग करेंगे स्काउट्स। डिफेम करना, है ना। राहुल गांधी जी ने रूलिंग पार्टी को स्कॉर्च किया, अर्थात क्रिटिसाइज किया, कंडेम किया। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नाउ इससे देखिए, सिक्स्थ को देखिए, ब्यूटीफुल का क्या बनाएंगे? ये दो को नहीं, ब्यूटीफुल ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है हम लोगों का। ब्यूटीफुल अगर दोनों झट से बना लेते तो अच्छी बात है। बस बताइए ब्यूटीफुल का क्या होगा और वर्थ का भी क्या होगा। अच्छा, कमली एक कह रहे हैं ब्यूटीफुल का, और वर्थ का भी बता दीजिए। ये दोनों वर्ड्स हल्के हैं, मेरे ख्याल से सभी लोग जवाब दे भी देंगे। देखिए, ब्यूटीफुल सुंदर, पॉजिटिव टोन है। हिडियस मतलब कुरूप, बहुत खराब, जैसे हिडियस क्राइम हुआ वहां पर, बहुत ही अनप्लेजेंट, ये नेगेटिव टोन वाला है, इसलिए ये वाला नहीं हो। एबॉरेंट कहने का मतलब हो गया घृणित, घृणा, घृणा, घृणा से संबंधित एबॉरेंट हो गया। एबॉर मतलब घृणा करना, एबॉरेंट मतलब घृणा उत्पन्न करने वाला, एबॉरेंट, ये भी नेगेटिव टोन देने वाला है। फ्रम्पी, फ्रम्पी की यदि हम लोग बात करते हैं तो पुराना फैशन वाला, ओल्ड फैशनड, ठीक है, पुराना रीति रिवाज, पुराने जमाने वाला। यह ड्रेस है, फ्रम्पी है, ये भी नेगेटिव सेंस देने वाला टर्म है। और कमली का मतलब होता है प्लेजेंट, अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग। ओके, हिज पर्सनैलिटी इज कमली, बड़ा अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है। तो आंसर यही हो गया। वर्थ का मतलब वैल्यू हो गया। हालांकि इसके बारे में भी झट से जान ले। बेस का मतलब होता है घटिया, एडजेक्टिव फॉर्म है बेस, और उसी से निकल करके नाउन फॉर्म यहाँ पर बना है बेसनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है, भाववाचक संज्ञा बना है। बेसनेस मतलब घटियापन। ही इज अ पर्सन मार्क्ड विथ बेसनेस, मतलब वह वह घटिया व्यक्ति है। लाउजीनेस की यदि बात करते हैं, इसका तो होगा ही नेगेटिव टोन देने वाला, नेगेटिव टोन रखने वाला शब्द हो गया। लाउजीनेस ये भी नेगेटिव
टोन देने वाला शब्द है। इसका इसका क्या हो जाएगा? बैडनेस, खराब, है ना, खराबी, मतलब खराब के अर्थ में, ये भी नेगेटिव टोन देने वाला शब्द है, इसलिए ये भी नहीं होगा, डेट्स तो होगा ही नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कितने की 7 के माध्यम से हम लोगों ने 7 चौके कितना हो गया? 28, और उधर हम लोगों ने इडियम्स एंड फ्रेजेस को काफी किया। लगभग 35 से 40 से कम शब्दों को हम लोगों ने आज के इस सेशन में जरूर किया है। आप लोगों को नोट्स बना लेना चाहिए, सारे के बारे में एक बार रिवीजन भी कर लेना है, और नहीं भूलने के लिए आपको ट्रिक के साथ लर्न कर लेना है।